अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स। सो कंस्ट्रक्टर्स ऐसे स्पेशल मेंबर फंक्शंस जिनका नाम और क्लास का नाम सेम होते हैं और उनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और वो हमेशा पब्लिक होते हैं। वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं जैसे ही हम उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो बेटा, कंस्ट्रक्टर्स के जरिए से हम डिफॉल्ट वैल्यूज को लोड कर लेते हैं अपने एप्लीकेशंस में। आज हम कंस्ट्रक्टर्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करें तो दो मेन टाइप्स आ जाती हैं और थर्ड आपकी बुक में इसकी एप्लीकेशन दी गई है। तो टाइप्स में हमारे पास नंबर 1 डिफॉल्ट और इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स आ जाते हैं। इम्प्लिसिट मींस सिस्टम ओरिएंटेड, जबकि दूसरी टाइप में यूजर डिफाइंड और एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स मींस जो यूजर एक्सप्लिसिटली उन्हें कोई वैल्यूज डिफाइन कर सके। तीसरी जो एप्लीकेशन आ जाएगी वो होगी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मींस एक ही कंस्ट्रक्टर को हम डिफरेंट वेज में यूज कर सकेंगे और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इन दो टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन टाइप्स में अगर हम डिस्कस करें तो डिफॉल्ट और इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स कौन से कंस्ट्रक्टर्स होते हैं? बेटा, ऐसे कंस्ट्रक्टर्स जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं यूज कर रहे होते टू इनिशियलाइज। ठीक है, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर्स को हम डिफॉल्ट या इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं। वही चीज यहां पॉइंट में देखें, कंस्ट्रक्टर्स दैट हैव आइदर नो आर्गुमेंट्स, जिनके या तो कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं होते और दे हैव डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट्स। जी बेटा, एक और चीज, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट्स। बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का टॉपिक स्टडी किया था। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स यानी कि ऐसे आर्गुमेंट्स जिन्हें कोई वैल्यू बाय डिफॉल्ट असाइन कर दी जाती है। अगर उन आर्गुमेंट्स को फंक्शन कॉल के जरिए कोई वैल्यू असाइन ना की जाए तो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को लोड कर देते हैं फॉर एग्जीक्यूशन। तो या तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आपका फंक्शन होंगे या फंक्शन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं होंगे, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर्स क्या कहलाएंगे? ऐसे कंस्ट्रक्टर्स डिफॉल्ट और इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स कहलाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, कंपाइलर implicitly initializes the default constructor when its object is created। कंपाइलर क्या करता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इम्प्लिसिटली इसने इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट भी कर देना है। इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड इन अ क्लास, if there is no constructor declared in a class definition, then compiler assumes that class has a default constructor with no arguments। बच्चों, अगर हम अपनी क्लासेस यानी अपने प्रोग्राम के अंदर जो क्लासेस डिफाइन कर रहे हैं उनके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है और वो कौन सा कंस्ट्रक्टर मौजूद है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद है और कंपाइलर अज्यूम कर लेता है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को और उसे ऑब्जेक्ट के डिक्लेयर होते ही लोड भी कर देता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, मेमोरी में वो एग्जीक्यूट होकर डिफाइन हुआ तो साथ में वो कंस्ट्रक्टर लोड हो जाता है और एग्जीक्यूट भी हो जाता है। तो बेटा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स ऐसे कंस्ट्रक्टर्स जिनके कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते या अगर आर्गुमेंट्स होते हैं तो हर आर्गुमेंट के लिए डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो रही होती है, वो कंस्ट्रक्टर्स क्या कहलाते हैं? कंस्ट्रक्टर्स इम्प्लिसिट या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल और सिंटैक्स के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जब हम डिस्कस करते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंपाइलर क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर।
कंपाइलर क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर क्यों है? हमने पिछले पॉइंट में देखा कि अगर किसी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कंपाइलर अज्यूम करता है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर देता है। अगर यूजर कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा है तो यूजर भी क्या करेगा? ऐसा कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेगा जिसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट्स ना हो, या फिर अगर आर्गुमेंट्स हो तो उनको डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर देगा ताकि वो कंपाइलर उन्हें ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर सके। अब आते हैं इसके सिंटैक्स को विद एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। तो बच्चों अगर हम देख रहे हैं हेडर फाइल्स आ गई, हेडर फाइल्स के बाद हमने वही क्लास स्टार्ट कर दी, क्लास हमने रख दी डीसी के नाम की डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। इसकी क्लास की बॉडी के अंदर आए हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जो कि प्राइवेट हैं। क्यों प्राइवेट हैं? क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन्ड ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर और एक कंस्ट्रक्टर हमने डिक्लेयर कर लिया। क्या किया? यहां पर ये एक कंस्ट्रक्टर आ गया, और कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट क्यों है? क्योंकि यहां देखें इसको कोई भी इनपुट आर्गुमेंट्स नहीं मिल रहे, ब्लैंक है पैरेंथेसिस के अंदर। अब इसकी बॉडी के अंदर आए, बॉडी के अंदर इसे वैल्यू मिल रही है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 और रिजल्ट इज इक्वल टू a इंटू b, सी आउट प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। तो बेटा यहां पर आपके पास रिजल्ट जो आ जाएगा, ये जब एग्जीक्यूट होगा तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 35 आ जाएगा। लेकिन ये एग्जीक्यूट कब होगा? क्या ये अभी यहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है? नहीं, ये तो सिर्फ डिफाइन किया गया है। ये तो तब लोड होगा जब ये कॉल होगा, और ये कॉल कब होगा? जब इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तब ये कॉल होगा, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इस वजह से ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ये देखें मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन में हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम का ओबीजे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। जैसे ही कंपाइलर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा उसी वक्त डायरेक्टली वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके आपके रिजल्ट भी प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये डिक्लेयर होगा तो आउटपुट क्या आ जाएगी? आउटपुट आ जाएगी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 35। तो बच्चों जो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 35 आ रही है मींस ये कहां से आई? कब एग्जीक्यूट हुआ? नहीं, इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा है तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी हो रहा है। तो बेटा ये था आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड प्रोग्राम। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। याद रखें अगर किसी प्रोग्राम के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ या हमारे पास और कंस्ट्रक्टर्स लिखे हुए हैं बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी मौजूद होता है, वो इम्प्लिसिटली एग्जीक्यूट हो जाता है। कब? जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट दूसरी टाइप को डिस्कस करते हैं जो कि यूजर डिफाइंड और एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स की टाइप है। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट टाइप है यूजर डिफाइंड और एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स। अब ये क्या होते हैं? हमने इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि उनमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते या वो डिफॉल्ट वैल्यूज के आर्गुमेंट्स को कंटेन कर रहे होते हैं। लेकिन जो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर्स हैं ये आर्गुमेंट कंटेन करते हैं और ये यूजर वैल्यूज की बेस के ऊपर एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इधर देखें कि these constructors are declared in a class to initialize the variable or to take arguments। ऐसे कंस्ट्रक्टर्स जो आर्गुमेंट्स गेट करते हैं, इनपुट वैल्यूज लेते हैं फ्रॉम द वेरिएबल कॉल, तब मींस या इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल्स को, तो वो कंस्ट्रक्टर्स क्या कहलाते हैं? यूजर डिफाइंड या एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स कहलाते हैं। These are initialized by user providing the values to the arguments। यूजर इन्हें आर्गुमेंट्स को वैल्यूज प्रोवाइड करके इनिशियलाइज कर रहा होता है। So these are also called user defined constructors। मींस जब
इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट के साथ हम वैल्यूज भी प्रोवाइड करेंगे। तो जब वैल्यूज प्रोवाइड की जाएंगी तब ये इनिशियलाइज होंगे। अगर वैल्यूज नहीं प्रोवाइड की गई फिर कौन से कंस्ट्रक्टर्स इनिशियलाइज होंगे? इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स इनिशियलाइज होंगे। वैल्यूज प्रोवाइड कर दी जाएंगी तो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स इनिशियलाइज होंगे। द ऑब्जेक्ट शुड बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप। अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। वो कितनी वैल्यूज होंगी, कौन से डाटा टाइप की होंगी, ये सारा कुछ हम देखेंगे प्रोटोटाइप से। जो कंस्ट्रक्टर का प्रोटोटाइप होगा उसके मुताबिक ही हम ऑब्जेक्ट के साथ उसके आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। दैट हैज बीन डिफाइंड फॉर द क्लास। जो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन किए गए हैं क्लास के अंदर, उनके जो फॉर्मेट होगा, जो प्रोटोटाइप होगा, उसी प्रोटोटाइप के सिग्नेचर के मुताबिक हम क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट्स को वैल्यूज असाइन करेंगे। अगर हम देखें तो इन सिंपल वर्ड्स, कंस्ट्रक्टर्स दैट कंटेन आर्गुमेंट्स आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड आर एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स। हमने इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स में देखा था the constructors that contain no arguments or default arguments are called implicit constructors. Explicit constructors, the constructors that contain arguments are called user defined or explicit constructors. अब हम चलते हैं फर्स्ट बोर्ड की जानिब और इसकी एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके बच्चों, अब हम इस प्रोग्राम के जरिए से देखते हैं कि कैसे हम यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर्स को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें, हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हेडर फाइल्स के बाद हमने एक क्लास डिफाइन कर दी, किस नाम की? एग्जाम्पल के नाम की। अब इस क्लास के अंदर हम देखें तो इसकी बॉडी के अंदर जब इंटर हुए तो हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन किया है और दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ए एंड बी। अब इन वेरिएबल्स के बाद अगर यहां देख रहे हैं तो यहां पर मैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन पिछली एग्जांपल के कंस्ट्रक्टर और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफरेंस क्या है कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। ये आर्गुमेंट्स कौन से? इंट n एंड इंट m। मींस जब भी इस फंक्शन ने या इस कंस्ट्रक्टर ने एग्जीक्यूट होना है तो इसे दो आर्गुमेंट्स की जरूरत होगी, और इन आर्गुमेंट्स के जरिए जब हमारे पास कंट्रोल इसकी बॉडी के अंदर आएगा तो n की वैल्यू a को असाइन हो जाएगी और m की वैल्यू b को असाइन हो जाएगी। अब इन वैल्यूज को जब हमने इधर असाइन कर दिया, ये फंक्शन या ये कंस्ट्रक्टर जो है बेसिकली ये मेंबर फंक्शन है, तो ये यहां पर क्लोज हो गया। अभी एक मेंबर फंक्शन ये, एक मेंबर फंक्शन ये, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? इसका नाम ये क्लास के नाम के बराबर है और इसके अंदर आर्गुमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मींस कि ये कौन सा हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गया? ये यूजर डिफाइंड या एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर आ गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ अगर यूजर दो वैल्यूज भी प्रोवाइड कर देता है तो वो वैल्यूज इस कंस्ट्रक्टर में आएंगी, कंपाइलर इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अब इसके बाद कंट्रोल फंक्शन पर जाता है, फंक्शन इंट मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई का एक फंक्शन हमने बना दिया जो रिटर्न कर रहा है a मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि इन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू आई n और m से उसे मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। कहां रिटर्न करेगा? जहां ये कॉल होगा। इसके बाद जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है? मेन फंक्शन से स्टार्ट हो रही है। अब मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर आते हैं, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का जो कि क्या है? रिजल्ट है, और उसके साथ साथ हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, कौन सा? एग्जाम्पल के नाम। एग्जाम्पल के टाइप का ऑब्जेक्ट आ गया जिसे वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए इनपुट पैरामीटर्स, कौन कौन सी? 5 एंड 10। जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, ये ऑब्जेक्ट लोड होगा मेमोरी में, तो साथ में ही कंट्रोल कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? इस कंस्ट्रक्टर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, और n को वैल्यू क्या असाइन कर देगा? 5, और m को क्या? 10। और यही 5 और 10 की वैल्यूज कहां पर असाइन हो जाएंगी? a को। a की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी 10।
और कंट्रोल यहां से इन वैल्यूज को असाइन करने के बाद दोबारा इधर मेन फंक्शन में चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में रिजल्ट इज इक्वल टू ओबीजे डॉट मल्टीप्लाई। अब ऑब्जेक्ट को कॉल करते हुए उस क्लास के मल्टीप्लाई फंक्शन को एक्सेस किया जा रहा है। कंट्रोल यहां मल्टीप्लाई फंक्शन के कॉल होने की वजह से उस क्लास के अंदर आएगा और क्लास के अंदर जो हमारे पास मेंबर फंक्शन है मल्टीप्लाई का उसे एक्सेस करेगा। वहां पर आकर a मल्टीप्लाई बाय b के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और यहां से 50 रिजल्ट को कहां ले जाएगा, जहां से ये फंक्शन कॉल किया गया था। कहां पर? मेन फंक्शन के अंदर ओबीजे डॉट मल्टीप्लाई की जगह पर ये क्या ले आएगा, 50 ले आएगा। अब इस 50 को यहां से ये असाइन कर देगा किसको, रिजल्ट को। तो बेटा ये रिजल्ट की अभी वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। कैसे आई? ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने क्लास को एक्सेस किया और क्लास के अंदर मल्टीप्लाई के फंक्शन के थ्रू इन 5 और 10 की वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया और 50 आ गया। अब हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, इसकी आउटपुट आ जाएगी प्रोडक्ट इज इक्वल टू, और इसके बाद न्यू लाइन में आते हैं और रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 50। लेकिन आउटपुट क्या सेम लाइन में रहेगी, क्योंकि ना तो हमने यहाँ पर \n यूज किया है और ना ही एंड यूज किया है। ये प्रिंट करने के बाद कंट्रोल गेट ch पर आएगा और गेट ch के बाद रिटर्न 0 और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये रिटर्न 0 हम क्यों लिख रहे हैं, ये भी आपको पता होगा कि यहाँ पर मैं अगर रिटर्न टाइप मेन के साथ में इंट या फ्लोट वगैरह की लगा दूं तो उसके साथ रिटर्न की स्टेटमेंट आती है और जो डाटा टाइप होती है उसी तरह से यहाँ पर आपके पास नल कैरेक्टर आ रहा होता है या नल वैल्यू आ रही होती है। सो इस एग्जांपल का मेन पर्पस आपको यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर के बारे में बताना था कि यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर को हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। ये था आज का आपका लेक्चर जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर की दो टाइप्स को डिस्कस किया, एक टाइप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स और दूसरी यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर्स, और इनकी एग्जांपल्स भी हमने देखी। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बुक के अंदर जो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स गिवन है उनकी प्रैक्टिस करें। मजीद अगर आपको नहीं समझ आई हो तो इस लेक्चर को दोबारा सुनें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।